हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सभी अपने घर पर रह कर के ही अपनी पढ़ाई को जारी रख रहे होंगे, क्योंकि आप सभी जैसा कि जानते हैं कि इस समय हमारे देश में एक पैंडेमिक, इसको हम कोरोना के नाम से जानते हैं, चल रहा है, जिसके कारण आप सभी की पढ़ाई भी बाधित हो रही है। तो इसी के क्रम में आज हम आपको एक नए टॉपिक के साथ में आपके सम्मुख उपस्थित हुए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज मैं आपको एक नए सब्जेक्ट के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। इस सब्जेक्ट को हम कहते हैं वोकेशनल हिंदी करस्पॉन्डेंस। इसको हम VHC के नाम से जानते हैं, वोकेशनल हिंदी करस्पॉन्डेंस। तो आज हम इसमें आपको समझाने वाले हैं और सिखाएंगे कि किस तरीके से हम इसका अध्ययन अध्यापन शुरू करेंगे और इसका हमारे आगे लाइफ में क्या उपयोग होने वाला है, इसकी क्या भूमिका है हमारे जीवन में और इसका हम कैसे लाभ उठा सकते हैं। इन सभी तथ्यों पर आज हम चर्चा करेंगे और आपको समझाने का प्रयास करेंगे। जैसा कि इसका नाम है वोकेशनल हिंदी करस्पॉन्डेंस। करस्पॉन्डेंस का मतलब पत्राचार, अर्थात ये सब्जेक्ट जो आपका है वो पत्राचार से संबंधित है। क्योंकि आप देखते हैं, चाहे वह केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार हो, सभी के अंतर्गत बहुत सारे कार्यालय होते हैं। और यहाँ पर बात हम केंद्र और प्रादेशिक सरकार तथा राज्य सरकार की ही ना करें तो देखें कि जैसे कि हमारे प्राइवेट सेक्टर हैं, उन सभी में भी हर जगह कार्यालय है और सभी कार्यालयों में करस्पॉन्डेंस होता है कि बिना करस्पॉन्डेंस के कोई भी कार्य किसी भी कंपनी में संभव नहीं होता है। तो यहाँ पर आज हम आपको बताएंगे कि जो केंद्र सरकार है और राज्य सरकार है, इनसे संबंधित जितने भी कार्यालय हैं उनमें हम जो शब्दावली का प्रयोग करते हैं, उस शब्दावली का हम किस तरीके से रूपांतरण करते हैं, उसको किस तरीके से हम भाषिक रूपांतरण करते हैं, उसको हम यहाँ पर सीखेंगे। और इसको यहाँ पर आपको समझाने का और सिखाने का क्या कारण है, ये भी आपको स्पष्ट करना उचित है कि जैसे कि जो केंद्र सरकार होती है, ज़्यादातर उसके जो पत्र आते हैं वो इंग्लिश फॉर्म में होते हैं, इंग्लिश फॉर्मेट में होते हैं। जिसके लिए अगर वो हो, सपोज़ कीजिए केंद्र सरकार से किसी राज्य सरकार के कार्यालय में प्राप्त होते हैं, तो उनको समझने के लिए कि उस पत्र में शब्द का क्या अर्थ है, उसका भाषिक अर्थ क्या है, अगर आप उसको नहीं समझते हैं, उसका कार्यालयी अर्थ क्या है, कार्यालय के संदर्भ में उसका क्या मीनिंग निकलता है, अगर आप इसको अच्छी तरीके से नहीं समझ पाते हैं तो हम अपने कार्य में थोड़ा सा असहज महसूस करते हैं। तो इसीलिए यह यहाँ पर थोड़ा सा जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, नंबर एक बात। दूसरी बात ये कि यदि आप इस बुक का अच्छी तरीके से अध्ययन कर लेते हैं तो हम जब आगे थोड़ी सी हायर लेवल की जॉब की तैयारी करते हैं तो वहाँ पर इसका बहुत ज़्यादा उपयोग है। और आप देखेंगे कि समीक्षा अधिकारी जो कि सेक्रेटरीट सचिवालय में पद इसके निकलते हैं, प्रत्येक 2-1 साल के अंतराल पर इसके पद आते रहते हैं। तो उसमें जब प्रथम पेपर हम क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद जब हम दूसरे पेपर की तैयारी करते हैं तो उसमें इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यदि आप इसका अच्छी तरीके से अध्ययन करते हैं तो आपको इसका आगे चल कर के लाभ मिलने वाला है और आप अच्छी तरीके से उस एग्ज़ाम को भी बीट कर पाएंगे। और आप अगर प्रयास करते हैं, निरंतर अभ्यास करते हैं, तो आप उस पद पर भी अच्छी तरीके से कम समय में पहुंच सकते हैं। क्योंकि जो स्टूडेंट डायरेक्ट जा कर के तैयारी करते हैं वो जीके, रीजनिंग, इंग्लिश इत्यादि
जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें वो जो वहाँ पूछे जाते हैं उनकी तैयारी करते हैं। लेकिन यदि आप इस कोर्स में पहले से ही यह पढ़ कर के जाते हैं तो आपको आगे जो मेंस की तैयारी करते हैं तो उसमें भी कई सारे अन्य सब्जेक्ट्स भी होते हैं, तो वहाँ पर आपको इसमें ज़्यादा आपको प्रयास करने का हमें प्रयास नहीं करना पड़ता है, क्योंकि हम पहले से ही इसके लिए प्रिपेयर रहते हैं। तो इसलिए यहाँ पर हम आज इस चैप्टर में आपको जो कार्यालय होते हैं उनमें उनसे रिलेटेड हम 4 प्रकार के रूपांतरण आपको हम सिखाएंगे कि किस प्रकार से इनका हम कन्वर्जन करते हैं। और उसमें पहला जो हम आज आपको बताएंगे कि जो कार्यालय से संबंधित जो पद होते हैं उन पदों का हिंदी रूपांतरण क्या होगा। ठीक है, ये हमारा आज का जो टॉपिक है वो हमारा रहेगा कि पदों का हिंदी रूपांतरण क्या है। लेकिन उससे पहले हम आपको ये भी बता दें कि इसमें हम आपको भाषिक शब्दों का हिंदी रूपांतरण भी आपको बताएंगे कि इसे भाषा कोई शब्द है उसका हिंदी रूपांतरण क्या होता है। इसको हम कहते हैं पारिभाषिक शब्दों का हिंदी रूपांतरण। इस रूपांतरण में ज़्यादातर जो टेक्निकल शब्द होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है। तो आपको यह इसमें ये सीखने के लिए मिलेगा कि किसी पर्टिकुलर इंग्लिश शब्द का जो एक टेक्निकल शब्द है उसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, ये हमारा एक इसमें टॉपिक रहेगा। उसके बाद में जो हमारा दूसरा टॉपिक होगा, अच्छा इसमें कौन कौन से शब्द आते हैं ये भी थोड़ा सा आप देख लीजिए। जैसा कि आपके इसमें दिया हुआ है एक शब्द गजट, तो ये गजट जो है तो ये गजट एक हमारा एक टेक्निकल शब्द है। तो इस टेक्निकल शब्द गजट को हम हिंदी में कहते हैं राजपत्र। तो आप सभी लोग गजट के बारे में अच्छी तरीके से समझते हैं कि जो हमारी केंद्र सरकार और जो राज्य सरकारें होती हैं वो अपने यहाँ पर जो भी नए नियम बनाती हैं, नई योजनाएं बनाती हैं जनता के लिए, किसानों के लिए, समाज को सुधारने के लिए, समाज में उन किसानों को सभी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए जो योजनाएं बनाती हैं उनका वो प्रकाशन अपने गजट में करवाती हैं। जब एक बार कोई नोटिफिकेशन हो जाता है तो फिर वो उसका लाभ सभी को मिलना शुरू हो जाता है। तो जब तक कोई भी सरकार उसको अपने गजट में नहीं लाती है, गजट में प्रकाशित नहीं करती है, तब तक वो कही हुई बात जो है वो आपकी सार्थक सिद्ध नहीं होती है। तो सरकार पहले उसका गजट में प्रकाशन करवाती है, फिर वो जो पब्लिश हो जाता है तो फिर जो अधीनस्थ कार्यालय हैं, संबंधित विभाग है, तो उसका वो काम उससे संबंधित कार्य को वो करने लग जाते हैं। तो ये गजट के बारे में आपने थोड़ा सा देखा होगा, यदि आपको नहीं समझ में आया होगा तो आप बताइएगा, हम फिर से इस पर डिटेल में आपको थोड़ा सा समझाने का प्रयास करेंगे। दूसरा शब्द जिसे इसमें दिया है फंड, तो फंड को यदि आप हिंदी में कहेंगे इसको हम कहते हैं निधि। निधि का मतलब जो पैसा होता है। अगला शब्द है इसमें एब्सेंटी। एब्सेंटी का अगर हिंदी रूपांतरण देखें तो इसको हिंदी हम कहते हैं अनुपस्थित। तो यहाँ पर 3 शब्दों के बारे में मैंने आपको यहाँ पर समझाया, पहला गजट, दूसरा फंड और तीसरा एब्सेंटी। तो ऐसे ही शब्द आपको आगे हम आपको विस्तार से बताएंगे। तो इसके लिए पूरा एक चैप्टर ही है जिसका नाम है पारिभाषिक शब्दों का हिंदी रूपांतरण। तो इसमें कैसे शब्द होंगे, इसमें सिर्फ और सिर्फ जो टेक्निकल टर्म वाले शब्द हैं, जो कार्यालय की शब्दावली में जिनका उपयोग किया जाता है, उनके बारे में आपको इसमें अच्छी तरीके से सिखाया जाएगा और आपको समझाने का प्रयास किया जाएगा। तो मैंने कि जैसा बताया कि अगर आप ये सब अच्छी तरीके से सीख लेंगे तो आपको जो आगे आपके भविष्य में जो चैलेंज आने वाले हैं उनसे आपको अच्छी तरीके से आपको निदान उनका मिल सकता है। और आप इस कोर्स में चूँकि आप पढ़ रहे हैं तो जब आप इनका एग्ज़ाम आपका होगा तो आप उसमें सबसे ज़्यादा नंबर ला करके अपने परसेंटेज के स्कोर को भी बढ़ा सकते हैं। दूसरा इसमें जो आपका चैप्टर होगा वो होगा पारिभाषिक वाक्यांशों का हिंदी रूपांतरण।
अब यहाँ पर तो इसमें आपको जो फ्रेजियल शब्द हैं, फ्रेज वाले, फ्रेज को हम हिंदी में कहते हैं वाक्यांश। वाक्यांश से अभिप्राय है कि किसी सेंटेंस का एक पार्ट, एक टुकड़ा उसको हम कहते हैं वाक्यांश। तो जब भी हम अपने कार्यालय में पत्रों का निर्धारण करते हैं, अर्थात पत्र हम ड्राफ्ट करते हैं, उस समय हमको ये पता होना चाहिए कि जो वाक्यांश होते हैं वो पत्र में किस तरीके से प्रयोग में लाए जाते हैं। तो इस चैप्टर में आपको हम यहाँ पर बताएंगे कि जो ऑफिशियल फ्रेज़ोलॉजी है, तो ऑफिशियल फ्रेज़ोलॉजी जो इंग्लिश में इस्तेमाल की जाती है उसका आप हिंदी में रूपांतरण उसका कैसे कर सकते हैं, या जब कोई पत्र आपको इंग्लिश में प्राप्त होता है तो उसका हिंदी में क्या उसका अभिप्राय होता है, यह आपको यहाँ पर जानने और सीखने को मिलेगा इस चैप्टर में। तो ये आपका जो संबंधित है वो पारिभाषिक वाक्यांशों का हिंदी रूपांतरण, ये है, इस नाम से आपका एक चैप्टर है, इसमें आपको सीखने को मिलेगा। जैसे आप देखिए कि एक फ्रेज़ है आई एम डायरेक्टेड टू से। अब आई एम डायरेक्टेड टू से एक इंग्लिश की फ्रेज़ है जो हम इंग्लिश में लेटर लिखते हैं तो उस समय इस्तेमाल की जाती है। तो इसको यदि आप हिंदी में देखें, हिंदी में क्या कहेंगे इसको, हिंदी में आप कहेंगे मुझे कहने का निर्देश हुआ है, ये इसका हिंदी रूपांतरण है। तो इस प्रकार से जब आप कार्यालय में पत्र व्यवहार करते हैं तो आप ऐसे फ्रेज़ का इस्तेमाल आप अपने पत्र में कर सकते हैं, जिससे कि पत्र में चार चाँद लग जाते हैं, या कोई पत्र जब प्राप्त होता है तो आप उसको अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। एक दूसरा वाक्यांश है, तो आप लोग जहाँ तक मुझे लगता है वाक्यांश आप समझ गए होंगे। वाक्यांश दो शब्दों से मिलकर बना है, वाक्य प्लस अंश, अर्थात किसी वाक्य का एक पार्ट अर्थात वाक्य का एक अंश ही आपका वाक्यांश। नेक्स्ट है इसमें विथ रेफरेंस टू योर लेटर नंबर डैश डैश डेटेड आई हैव द ऑनर टू से डैश डैश, ये आपका एक नेक्स्ट जो आपका इंग्लिश में फ्रेज़ है। और अगर आपको इस तरीके के लेटर्स आपको प्राप्त होते हैं और इसमें आपको थोड़ा सा समझने में यदि असुविधा है तो आप इसे बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। तो इसका हिंदी में जो रूपांतरण होगा वो कुछ इस तरीके से होगा कि आपके पत्रांक पत्रांक का मतलब जो पत्र का जो अंक है कि जिससे ये डिस्पैच किया गया, आपका पत्रांक, यहाँ पर एक पत्रांक नंबर आपका लिखा होगा, उसके आगे दिनांक डेट पड़ी होगी, के संदर्भ में मुझे निवेदन करना है कि डैश डैश, ये इसका मीनिंग होगा। विथ रेफरेंस टू योर लेटर नंबर, आपके लेटर के संदर्भ में, रेफरेंस का मतलब होता है संदर्भ में, लेटर नंबर डेटेड इस दिनांक को जो आया है, आपका जो पत्र का जो पत्रांक है उसका पत्रांक नंबर दिस और दिनांक दिस, रेफरेंस का तो संदर्भ में, आई हैव टू ऑनर टू से, मुझे यह कहने का, मुझे निवेदन का ये कहना है, इसके बारे में क्या कहना है वो आपको आगे इस प्रकार से। तो ये फ्रेज इसलिए भी ज़रूरी है कि जब आप कोई पत्र लिखते हो तो आप स्टार्टिंग इस प्रकार से कर सकते हो कि आपके पत्रांक या आपके पत्र के पत्रांक संख्या इतने, दिनांक इतने के संदर्भ में मुझे निवेदन करना है कि, तो ऐसे आप पत्र की शुरुआत भी कर सकते हैं। और ये फ्रेज आपको इंग्लिश से हिंदी में आवश्यक है। इसी प्रकार से बहुत से वाक्यांश ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग आप जब पत्र लिखते हैं तो उन पर टिप्पणी करने के लिए भी बहुत सारी फ्रेजेस होती हैं कि जब पत्र हम लिखते हैं उस पर हम नोटिंग करते हैं, उस पर टिप्पणी लिखते हैं, जिससे कि जो अधीनस्थ अधिकारी कर्मचारी हैं उसको पढ़ करके, उसको समझ करके आगे के कार्य को करते हैं और उसको फाइल करते हैं। तो
वहाँ पर भी आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि सर्कुलेट एंड देन फाइल, कि अगर आपने यह नोटिंग की है तो इसका अभिप्राय ये है कि आप पहले इस पत्र को चक्रीकृत करवाएं, अर्थात ये संस्था का जो हायर अधिकारी होता है, हेड होता है, उसके द्वारा लिखा जाता है, लेटर के हेड पर लिख दिया जाता है इसको। और उसके पश्चात जो संस्था के जो आपके कर्मचारी होते हैं 4th क्लास, वो सभी जितने भी अधीनस्थ अधिकारी हैं उनको चक्रीकृत कराया जाता है। चक्रीकृत कराने से अभिप्राय ये है कि उनको नोट करवाया जाता है कि ये पत्र है, इसको आप समझ लीजिए और उसमें देख लीजिएगा आपको क्या करना है। इसको कहते हैं चक्रीकृत करवाना, अर्थात सभी को उस पत्र के बारे में सूचित करना। उसके पश्चात में उसको फाइल करा दिया जाता है। फाइल का अर्थात उसकी संबंधित एक फ़ाइल होती है, उस पत्र को उस फाइल में लगा दिया जाता है आगे के भविष्य के यूज़ के लिए, भविष्य के प्रयोग करने के लिए। तो मुझे लगता है कि आप इतना समझ गए होंगे कि जो फ्रेजोलॉजी होती है, ऑफिशियल फ्रेजोलॉजी, अर्थात जो कार्यालयीय हम वाक्यांशावली प्रयोग करते हैं कि कौन कौन से वाक्यांश होते हैं जिनसे कि हमारे पत्र ज़्यादा अट्रैक्टिव समझ हो जाती है। तो ये हमने 2 चैप्टर्स के बारे में यहाँ पर इंट्रोडक्शन दिया है कि इनका प्रयोग हम आपको आगे भविष्य में किस प्रकार से बताएंगे, किस प्रकार से समझाएंगे। तो जो यहाँ पर आज कुछ बातें आपको बताई हैं ये आपको समझना है और ध्यान में रखना है कि इसका इस्तेमाल हम कैसे करेंगे, और आगे हम डिटेल में इन पर चर्चा करेंगे और आपको अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। तो अपना ध्यान रखिए और घर पर ही रह कर के अपने पढ़ाई, अध्ययन, अध्यापन के कार्य को पूरा कीजिए। आगे हम आपको अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।